नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। Uninterrupted and uninterruptible dialogue. This is our expectation. It's a very considered and a very responsible gesture. वह एक नए अध्याय का आरंभ करना चाहती है सार्क देशों के साथ। It is for the Bharatiya Janata Party to really introspect as to whether terror and invitations can go hand in hand. मोदी जी के विरोधियों को पाकिस्तानी करार देना, उनको पाकिस्तान भेज देने की ये बात इनकी पार्टी के नेता करते थे। जो लोग हमारे नौजवानों के, हमारे सिपाहियों के, हमारे जवानों के सर काट करके ले गए, हम उनके साथ किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए, और जो मोदी जी ने स्टेप लिया है, आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम। कल से मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर शोर मचा हुआ है। पूरे चुनाव में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बिरयानी खिलाने का विरोध करने वाले मोदी ने किस मुंह से पाक पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। अगर पाकिस्तानी पीएम भारत न आने का फैसला करते हैं तो क्या इससे भारत को नीचा नहीं देखना पड़ेगा? मोदी जी ने नवाज शरीफ को निमंत्रण देकर अच्छा नहीं किया। अगर नवाज शरीफ नहीं आए तो मोदी जी की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है, गलत किया है। पाकिस्तान कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। पहले 2611 किया, फिर हमारे जवानों के सिर काटे। कांग्रेस नेता शशि थरूर तो यहां तक कह गए कि अगर नवाज शरीफ निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें चिकन बिरयानी परोसेंगे। जवाब में प्रकाश जावड़ेकर बोले, अटल जी ने कहा था कि आप अपने दोस्तों का चुनाव पसंद के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। मोदी अटल जी की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, बीजेपी की भावी सरकार पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्क देशों को न्योता दिया गया है। अब यहां फोकस एक नवाज शरीफ से हटकर 8 सार्क देशों पर आता है। अगर हम नक्शे पर देखें तो सिर्फ उत्तर भारत का बायां हिस्सा पाकिस्तान को इतनी ज्यादा तवज्जो देता है, बाकी का लंबा चौड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान की परवाह नहीं करता है। नवाज शरीफ को आना है आए, नहीं आना ना आए, किसी को भेज दें। इस पर इतनी जान देने की क्या जरूरत है? इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, मोदी का शपथ ग्रहण और भारत पाक सियासत। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या मोदी के शपथ ग्रहण को भारत पाक के चश्मे से देखा जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हैं पूर्व राजनयिक और पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके जी पार्थसारथी, और दिल्ली से जुड़ी हैं जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र की ओर से वार्ताकार रही जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर राधा कुमार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। चर्चा शुरू करते हैं, दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। लखनऊ से व्यापारी दुर्गेश कुमार ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं दुर्गेश का सवाल। भारत में कांग्रेस की सरकार होती, यूपीए सरकार आई होती और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसी भी फंक्शन में, किसी भी सेरेमनी में, शपथ ग्रहण में बुलाया गया होता, तो क्या बीजेपी सवाल न उठाती? सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर निमित पांडे ने लिखा है कि क्या दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने के पीछे मोदी की मंशा यह है कि वो विदेश में भी अपना रुतबा पैदा करना चाहते हैं? अब ये दो सवाल हैं पार्थसारथी साहब, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ इस वक्त क्या कह रही है, दोनों ये जताते हैं। पहला सवाल ये कि अगर यूपीए की सरकार होती और वो बुलाते तो बीजेपी विरोध ना करती, और दूसरा ये कि क्या मोदी विदेश में भी रुतबा पैदा करना चाहते हैं। इनकी ये जो कौतूहल है, इनका ये जो क्यूरियोसिटी है, ये इज इट मिसप्लेस्ड और इज इट राइट? जो सवाल पूछे गए हैं वे स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब शपथ ग्रहण हो रही है तो सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया भर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जहां 555 करोड़ लोगों ने मतदान दिया। दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जब शपथ ग्रहण होता है, अगर साथ साथ हमारे पड़ोसी के जो राजाध्यक्ष हैं, अगर वो यहाँ हों, खासतौर पर दक्षिण एशियाई राजाध्यक्ष, तो ये भी एक संदेश जाता है भारत की ओर से कि हमारी खुशी में हम हमारे पड़ोसियों को भी शामिल करते हैं
और इससे भारत के छवि पर अच्छा असर पड़ता है दुनिया भर में। जी, प्रोफेसर राधा कुमार, जितने भी लोग स्केप्टिक हैं इस वक्त नवाज शरीफ के दौरे को लेकर, आप उनके लिए क्या कहेंगी? आपने दोनों सवाल सुने, पार्थसारथी साहब का जवाब भी सुना। जी, पहले सवाल पे तो मैं ये कहूंगी कि मुझे भी बहुत अफसोस है कि बीजेपी ने इतना नेगेटिव ऑपोजिशन किया, पर उसका ये मायने नहीं है कि हम खुश ना हों कि वो आज सार्क के लीडर्स को बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने ठीक जेस्चर किया है। अच्छा। ये महत्वपूर्ण जेस्चर है। और जो दूसरी बात है उस पे मैं ये कहूंगी कि अगर और देशों के लोग आए तो वो तो हमारे देश के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है जी, कि वो समझते हैं कि ये देश संसार के तौर पे काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देश है, जिसकी पॉलिसीज महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो यहाँ आके ये स्वेरिंग इन में होना चाहते हैं। अच्छा, आपको भी मालूम होगा कि जब हमारा पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा जी, तो सबसे पहले उन्होंने मैसेजेस पढ़े और देशों से हमें कंग्रेचुलेट करते हुए कि हमारी पहली बैठक हो रही थी जी। चीन से आए, अमेरिका से आए और सारे यूरोप और हम आसपास के देशों से ये मैसेजेस आई। तो ये तो हमारी एक लंबी एक कह सकते हैं इतिहास है कि लोग और देशों में हमारे ऊपर नजर रखते हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर अशोक सिंह ने लिखा है कि नई सरकार का आयोजन पूरी तरह से भारतीयों का आयोजन है, इसमें विदेशी नेताओं की शिरकत कितनी सही है, ये उनका सवाल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर आरसी गौतम ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं गौतम साहब क्या कह रहे हैं। सार्क कंट्रीज एवं पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब को अभी आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, ये समय से पहले है, क्योंकि विदेश नीति तय हो जाने के उपरांत ही इनको आमंत्रित करना उचित रहेगा। जी, पार्थसारथी साहब, वही जो शुरुआत जिससे हमने की थी, समझ वही है, वही पाकिस्तान सेंट्रिक सोच चल रही है। देखिए, अगर आप दक्षिण एशियाई जो सहयोग का जो संगठन है उसके हर एक नेता को बुलाएं तो हमको शोभा नहीं देती कि किसी और को छोड़ दें जी। जैसे कि मैंने कहा के बाकी हाँ, ये एक भारतीय लोकतंत्र के खुशी मानने का एक अवसर है। अगर कोई पड़ोसी आए ठीक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि, और जो उन्होंने कहा कि इस दौरे पर सिर्फ इस तरह के संदेश भेजे जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब सरकार पूरा बना नहीं है, जब विदेश मंत्री भी नहीं नियुक्त हुए हैं, कि कुछ गहरे बातचीत की प्रक्रिया हो, वो फिर कभी कर सकते हैं जी। प्रोफेसर राधा कुमार, मैं चाहता हूं कि आप एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ डिटरमिन कर दें कि क्या शपथ ग्रहण जो होने जा रहा है, स्वेरिंग इन सेरेमनी, इसको भारत पाकिस्तान की सियासत के चश्मे से देखा जाना चाहिए? नहीं, कैसे देख सकते हैं सियासत, पाकिस्तानी सियासत के चश्मों से? देखिए, ये है जैसे आप रिपब्लिक डे पे डिग्नेटरीज को बुलाते हैं जी, वो आते हैं, वो आपके देश का एक तरह से ये पॉजिटिव गुडविल जेस्चर की तरह की बात होती है जी। इसमें कोई सीरियस चर्चा तो नहीं हो सकती है जी। बस यही है कि एक मैसेज भेजा जा रहा है कि जो हमारे पड़ोस हैं वो बहुत इस सरकार के लिए, जैसे पिछले सरकार के लिए, इनकी एक प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस है। वही मैसेज यहाँ भेजा जा रहा है, उससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने देखा है कि हमारे मीडिया ने सबसे ज्यादा जोर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के इनविटेशन पे दिया है जी। पर इसमें सारे जो सार्क लीडर्स हैं, हमारे जो सारे पड़ोसी हैं, वो तो इक्वल स्टेटस के हैं हमारे लिए जी। हर का महत्व है। तो ये भी मेरे ख्याल में हमारे मीडिया ने थोड़ी सी गलती की है कि उन्होंने सिर्फ एक को सिंगल आउट किया और दूसरों की चर्चा नहीं की। दरअसल आप जो कह रही हैं राधा कुमार, यही कारण है कि इस विषय पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि सारा आयोजन जो है वो सिर्फ पाक सेंट्रिक बनकर रह गया हो। वैसे दर्शकों को बता दें कि जो मेहमान हैं
उनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्यौता गया है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई आ रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे आ रहे हैं, बांग्लादेश संसद की स्पीकर शिरीन चौधरी आ रही हैं, मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम साहब आ रहे हैं, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आ रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला आ रहे हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम आ रहे हैं। इसीलिए हम थोड़े हैरान हुए कि कल से जो हम चर्चा देख रहे हैं मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर, नवाज शरीफ को लेकर शोर मचा हुआ है। और जैसे हमने पहले कहा, आना है आए, स्वागत है, नहीं आना ना आए, किसी को भेज दें। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में नौकरी करने वाले शशांक सिंह ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं शशांक का सवाल। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी अगर 7 देशों को बुला रहे हैं, उसमें अगर पाकिस्तान का भी नाम है, तो ये विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है? जी, IBNखबर.com पर संदीप निर्मल ने लिखा है कि क्या इस तरह के सांकेतिक कदमों से विदेश नीति के स्तर में कोई फायदा होता है? ये एक बड़ा फोकस सवाल है फादर साहब। द क्वालिटी ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, डज इट बेनिफिट फ्रॉम सच सिंबॉलिक जेस्चर्स? जरूर। विदेश नीति जो है वो सिंबल्स पर ही चलते हैं। लोग देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, सारी दुनिया देखती है, खासतौर पर अगर भारत के एक नया सरकार का गठन हो रहा है तो भारत की छवि को ये जरूर सकारात्मक रहेगा कि देखिए अपनी खुशी में अपने पड़ोसियों को शामिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होने के बावजूद उनको भी बुलाया है इसमें शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ कोई गौर की बातचीत तो होने वाली नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि सारी दुनिया में भारत की छवि पर यह सकारात्मक एक कदम है। प्रोफेसर राधा कुमार, इनका जो सवाल है वो यही है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो नरेंद्र मोदी का कहना है, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि विदेश नीति का आधार आर्थिक नीति होगी। द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी विल बी आवर इकोनॉमिक पॉलिसी। मजबूत आर्थिक नीति मजबूत करेगी भारत की स्थिति। ब्रिटेन में स्थित दूतावास, विदेश में स्थित दूतावास भारत के कारोबारी प्रतिनिधि बने। सेना का आधुनिकीकरण बढ़ाएगा भारत की चमक। नए दोस्तों की तलाश जरूरी है। पड़ोसियों से विवाद में आपसी व्यापार प्रभावित ना हो। भारत की पुरानी परमाणु नीति बनी रहे। These are a few tentative steps which Narendra Modi has mentioned, but the question is, such symbolic gestures of like that of inviting SAARC people, SAARC countries, does it really improve the quality of our foreign policy? Ideally it should. जो सिंबॉलिक जेस्चर है, जैसे कि ये वाला है, उसमें ये है कि वो एक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट भी है जी। अगर आप लोगों को बुला रहे हैं तो उसमें आप एक तरह से वायदा शायद नहीं, पर वो आप डायरेक्शन, दिशा दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ ये रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं जी। तो वो तो मेरी तरफ से तो जरूर एक प्रश्न रहेगा ये नई सरकार के लिए कि आपने इन लोगों को बुलाया, अब आप मुझे दिखाइए आने वाले चंद महीनों, साल में कि इस पे हम प्रोग्रेस आगे कैसे बढ़ेंगे। इन सारी, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी काफी अलग अलग इश्यूज हैं, अब हर इश्यू को लेके हम कैसे आगे बढ़ें जी। और जो आए उसका भी एक तरह से एक सिग्नल है कि साथ मिलके हम इस रीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि ये कहा है कि डोमेस्टिक और खासकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे हम बेस करेंगे। ये तो हालांकि मैं कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी यही चीज की, पर ये हमारे लिए शुरुआत है और ये अगर नई सरकार इसको और मजबूत बनाए और आगे बढ़ाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी हमारी। हम आगे बढ़ते हैं श्रीनगर से। फॉरेन पॉलिसी में सिंबलिज्म ये दिखाएगा और टाइम टू टाइम आप प्रोग्रेस भी बनाएंगे तो टाइम टू टाइम आपको हरदम कोई सिंबॉलिक जेस्चर भी दिखाना पड़ेगा जी राधा, क्योंकि उससे पब्लिक की कॉन्फिडेंस बढ़ती है जी। हम आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से कुर्तुलेन ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं कुर्तुलेन का सवाल। He mentioned about बांग्लादेशी मुस्लिम्स। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जाके चाइना के बारे में डिस्कस किया, बट उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से अपने आप ही एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मोदी की पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या रहेंगी। जी,
ट्विटर पर श्याम कुमार ने लिखा है कि क्या विदेशी नेताओं के आने पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की भी गुंजाइश है। इसका जवाब तो पार्थसारथी दे चुके हैं कि ये टॉक्स के लिए नहीं बुलाया जा रहा, वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा। जो पाकिस्तान और कश्मीर का सवाल जो उन्होंने उठाया कुर्तुलैन ने, वैसे इनका नाम इतना खूबसूरत है, कुर्तुलैन हैदर की याद आ गई मुझे और उनका उपन्यास आग का दरिया उसकी याद आ गई मुझे। कश्मीर के मसले को लेकर जो इन्होंने सवाल उठाया, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत का तो रुख यही रहा है, हम पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर पर अगर आप बातचीत करने चाहें तो करें। 2 साल 3 साल मुशर्रफ साहब के ज़माने में काफ़ी बातचीत हुई इसमें, लेकिन हमारे कुछ सिद्धांत हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं जी, कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याएं अब काफ़ी बिगड़ गई हैं। सेना और सरकार के बीच गहरे मतभेद हैं। शरीफ यहां आए या ना आए अभी तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो सेना के जो सलाह है उसके अनुसार जाएंगे जी। तो देखना पड़ेगा कि सेना के क्या रोल है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको एक संदेश तो जरूर देना चाहिए जी, जो मोदी साहब ने यहां कहा कि अगर बातचीत तो अच्छी बात है, लेकिन बातचीत पर हम एक दूसरे को सुन नहीं पाए, अगर हम गोलीबारी से घिरे हुए हैं, यानी कि आतंकवाद के माहौल में बातचीत, मैं सोचता हूं स्पष्ट कर देना चाहिए कि आतंकवाद के माहौल में ये संबंध जो है वो बिगड़े रहेंगे। लेकिन मैं फिर वापस जाता हूं, हमें सिर्फ ध्यान आकर्षित पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए। अगर आप पूर्वी भारत में जाएं तो कौन सोचता है पाकिस्तान के बारे में, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे या डाउन साउथ जाएं, कोई नक्शे पर जो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का तो मैं ये कह रहा था, अगर देश के राजधानी दिल्ली के बजाय नागपुर होता तो हम चारों तरफ ध्यान देते। नागपुर में गर्मी होती, थोड़ा सोच विचार करें, कुनूर ले जाए जरा, ठंडा मौसम होता है वहाँ, लेकिन वो ज्यादा दक्षिण है। जी राधा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमारी वार्ताकार रही हैं, इंटरलोक्यूटर रही हैं कश्मीर मसलों पर। जो सवाल कुर्तुलैन ने उठाया, जो पार्थसारथी साहब बोले, बहुत संक्षेप में ब्रीफली आप क्या कहेंगी? जी, मैं तो चाहती हूँ कि जो बैक चैनल थी मुशर्रफ के ज़माने में और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन के ज़माने में, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। अगर वो फिर रिवाइव हो तो ये तो अच्छी बात होगी कि कश्मीर पे चर्चा हो। हालांकि हमें मालूम है कि पिछले 5 साल से तो पाकिस्तान से यही सिग्नल आया है कि वो बैक चैनल को वहां से शुरू नहीं करना चाहते जहां से वो रुका था जी। तो अब ये नई सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान सरकार रिस्पॉन्ड करेगी। जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राधा कुमार आपका, आप अपना वक्त हमें दिया। पार्थसारथी साहब, आपने अपना समय में दिया, बहुत बहुत शुक्रिया और आते रहिए इस कार्यक्रम में। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या मोदी के शपथ ग्रहण को भारत पाक के चश्मे से देखा जाना चाहिए। इस सवाल पर हमें 40% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 60% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी इसे पाकिस्तान सेंट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब आते हैं, आए उनका स्वागत है, नहीं आते हैं ना आए, किसी और को भेज दें। और अब एक खुली चिट्ठी नरेंद्र मोदी के नाम। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ये आपका निजी इवेंट नहीं है, ये देश के नए प्रधानमंत्री के शपथ लेने का समारोह है। शपथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक पवित्र कसम होती है जिसका पालन न करना एक नैतिक गुनाह माना जाता है। शपथ की दूसरी शर्त होती है विनम्रता से अपने विश्वास को उस शपथ से बांधना। इसलिए विनम्र होकर इस देश की गरीब जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरे उतरे। तीसरे, जीत में सिर्फ अहंकारी लोग ही अपना गुस्सा और ताकत जाहिर करते हैं। आपके बहुत से समर्थक और कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक। आपके बहुत से लोग गाली गलौज पर भी उतर आए हैं। कृपया उनके नाम भी एक संदेश दें, जैसे आप राष्ट्र के नाम संदेश देते रहेंगे। चौथी और सबसे अहम बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर प्रधानमंत्री ने इस गलतफहमी में खुद को चने के झाड़ पर चढ़ाया है कि वो सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो विश्व का एक महान नेता है।
जिसे अमेरिकी, रूसी और चीन के राष्ट्रपति के साथ शुमार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की असली जगह इनके साथ है, बस कुछ साल की देर है। इसी गलतफहमी में देश के आजादी के बाद 66 साल बीत गए। कृपया आप ये गलतफहमी ना पालें। आज भी भारत निर्धन व्यक्तियों से बसा हुआ एक धनवान देश है। आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं जहां गरीब से गरीब आदमी से भी टैक्स लिया जाता है। आपके पास अपना बहुमत है, सहयोगियों का साथ है और सामने एक बेहद कमजोर विपक्ष है। कोई वजह नहीं है कि आप अपने किए हुए वादे पूरे ना कर पाएं। बस गलतफहमियों से सावधान रहें। शुभस्ते पंथानः सन्तु। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे, कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।